अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 उर्दू चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी। इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप सही सुने हैं, मात्र एक वीडियो में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आपको अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा, और कैसे मिलेगा हम आगे आपको बताएंगे। ऑल क्वेश्चन इन वन वीडियो, चैप्टर 1 कंप्लीट, मात्र एक वीडियो में। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। तो आज इससे पहले जो हम चैप्टर 10 तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं बेहतरीन तरीके से, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए, आपका फहरिस्त है, फहरिस्त मतलब आपके पूरा सिलेबस का फहरिस्त है। आपके चैप्टर में कौन, मतलब आपके बुक में कौन कौन सा चैप्टर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा, और क्यों ना पता हो, क्योंकि आप लोग क्लास 12 में अब कुछ ही दिन बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये मेरा नंबर है 9835659211। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या है? 9835659211। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा, सर मुझे PDF चाहिए, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो दरस नंबर 1 ये है खाका है। खाका क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी। इसके लेखक कौन है? मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग। और खाका क्या होता है ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहे थे उसमें आप लोग को समझा चुके हैं खाका किसे कहते हैं, और खाका में मतलब पूरा चैप्टर का एक एक लाइन पढ़कर आपको समझा दिए। इस वीडियो में हम लोग इसका मात्र ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा दिए। उससे पहले हम थोड़ा सा इस कहानी को समझ लेते हैं, ताकि आपको आंसर बनाने में और मदद मिले। चलिए देखते हैं। तो ये खाका जो है किसके ऊपर लिखा गया था? नज़ीर अहमद के ऊपर। और कौन लिखे थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग लिखे थे। और खाका किसे कहते हैं ये भी बता देते हैं। खाका जो होता है किसी एक शख्स के बारे में कोई उसकी अच्छी बात को मतलब लिख देना, उसी को खाका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अमानतुल्लाह है, और आपका नाम क्या है? आप मेरे ऊपर मतलब जितना मेहनत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो आपको हम बताए या आप देखें, उसको आप लिख दीजिएगा। तो उसको मतलब लिखिएगा जो, उसको वो क्या हो जाएगा? खाका हो जाएगा। और खाका किसके ऊपर लिखा गया? तो मेरे ऊपर लिखा गया था। और इसके खाका निगार कौन है? तो आप है, क्योंकि आप मेरे ऊपर खाका लिख रहे हैं ना। इसी तरह ये भी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के ऊपर एक खाका लिखे थे। नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद है। नज़ीर अहमद के घर मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है पढ़ने के लिए जाते थे, और उसके साथ एक मियाँ दानी भी जाते थे, रोज़ पढ़ते थे। उसी का पूरा कहानी है उसमें, कैसे मौलवी साहब गुस्सा होते हैं। एक दिन होता है मियाँ मिस्टर रज़ा जो उसके स्कूल के दोस्त थे, वो भी एक दिन गए थे उनके साथ, और वहाँ उनको मतलब गलती करने लगे थे तो उनको भगा दिया, और वो भाग गया, दोबारा नज़र नहीं आया था। पूरा कान खाका जो है बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखे होंगे किसी भी चैप्टर मतलब किसी भी सिलेबस का, किसी भी सब्जेक्ट का, अगर पहला चैप्टर देखिए मतलब बोर्ड एग्जाम में देखिएगा, पहला क्वेश्चन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपके बुक में जो रहता है ऑब्जेक्टिव, मात्र 5-7 ऑब्जेक्टिव होगा, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरस नंबर 1 क्या है? खाका, जिसको आप ही अभी हम बता चुके हैं खाका किसे कहते हैं। और ये खाका किस पर लिखा गया था? तो ये खाका जो है नज़ीर अहमद के ऊपर लिखा गया था। और कौन लिखा था? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। और ये खाका में क्या है? तो वही मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो है मौलवी साहब के घर पढ़ने जाते थे। मौलवी साहब नज़ीर अहमद का नाम है, ये भी आप लोग को बता चुके हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं समझ में आया कुछ तो आप जाइए हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना होगा, क्लास 12 उर्दू प्ले लिस्ट, उसमें आप लोग देखिएगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हुआ रहेगा। उसके बाद अगला वीडियो जो है उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 20 या 22 क्वेश्चन है। उससे बाहर क्वेश्चन अगर एक भी आपके एग्ज़ाम में पूछेगा तो फिर आप हमको जो बोलिएगा हम मानेंगे। ये देखिए, हम पिछले बार जब उसका आंसर की मिला रहे थे ना, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो उसका आंसर की मिला रहे थे, हम उसी PDF से मिलाए थे, और एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा और देखिएगा पिछले साल के क्वेश्चन से मिलाकर, तब आपको यकीन हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, हम जो वो 22 क्वेश्चन रहता है एक चैप्टर से, वो कराते वो बहुत ही ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसलिए वो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखने का ना मन हो तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर भी काम चला सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम उसी अंदाज में समझाएंगे।
चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका जो है वो कौन सा है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये जो है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका है। और पहला बाज़ाब्ता खाका निगार अगर आपसे पूछा जाएगा तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? और ये क्वेश्चन जो है आपके बुक के साइड में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपको पता ही होगा। क्योंकि आप देखे होंगे आपका जो ओरिजिनल वाला बुक रहता है वो और गाइड में, तो बुक का क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में टकराएगा। इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आप लोग मिस ना कीजिए। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो फरहतुल्लाह बेग। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? अभी अभी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं नज़ीर अहमद कौन थे और फ़रहतुल्लाह बेग कौन थे। तो फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद जो है फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जी। तो नज़ीर अहमद के घर जाया करते थे फ़रहतुल्लाह बेग। आप लोग को ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, फ़रहतुल्लाह बेग जो थे वो शागिर्द थे और नज़ीर अहमद जो है वो एक उस्ताद थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर जी में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन था? तो फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी अभी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला देखे होंगे तो आपको तो 100% पता होगा, और वो नहीं भी देखे होंगे तभी हम आपको ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिए है। तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन था? मियाँ दानी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। और मिस्टर रज़ा जो था वो एक दिन ही आया था मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह और मियाँ दानी के साथ पढ़ने के लिए, वो उनके स्कूल के दोस्त थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझने वाला है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ जो है वो किस सिनफ से है? या ये नहीं पूछा जा रहा है नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ जो है, आपके अफसाना जो है खाका, वो उसका ताल्लुक़ किससे है? तो वो भी एक खाका है। वो जो है आप लोग का नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, वो एक खाका है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है? नज़ीर अहमद जो है फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद, उनका ताल्लुक़ किस सिनफ से है? तो उनका खाका नहीं होगा, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाविल। नज़ीर अहमद जो है नाविल निगार है, इसलिए नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे है? तो नाविल से है। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का खाका से था। ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, आपको ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, मात्र 5 क्वेश्चन ही आपके बुक में दिया हुआ है। तो और अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाला क्लास करना है तो हम डाल चुके हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तक 10 चैप्टर का अपलोड कर चुके हैं, जिसमें एक चैप्टर से 20-22 क्वेश्चन रहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वो क्लास कीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, इस बात की तो गारंटी है। चलिए सवाल ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग का, फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? देखिए अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तो हम ये नहीं कहते आप लोग इसको लिखिए। अगर आपको अपने से लिखने आता है तो बस आप क्वेश्चन को समझिए, सुनिए और उसको समझिए और अपने मन से लिखिए। मतलब आप जब समझ लीजिएगा तो बंद कीजिए मोबाइल को और कॉपी में यही क्वेश्चन को आप लोग अपने से बना कर लिखिए। उसके बाद अगर बन जाता है तो समझ जाइए आप बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है। हम लोग कैसे पढ़े थे, मतलब पूरा कहानी पढ़ लिए थे, उसके बाद एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ये जो है एक भी रटे नहीं थे। पूरा कहानी पूरा चैप्टर समझ लिए थे, एग्ज़ाम में गए खुद से बना बना कर लिखे थे और माशाल्लाह 87 नंबर भी मेरा आया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। आप मैसेज कीजिएगा सर आप अपना रिजल्ट भेजिए, तो हम वो भी आपको दिखा देंगे। तो ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ये जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो वाला क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, फ़रहतुल्लाह बेग मियाँ दानी और मियाँ दानवी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो है मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे। लेकिन 2 नंबर में पूछ रहा था तो थोड़ा सा सजा सजा कर तो लिखना पड़ेगा ना, इसलिए आप लोग लफ्ज़ को स्टॉक करने के लिए क्वेश्चन का आंसर पढ़िए और समझिए। और जब समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आप एग्ज़ाम के दिन जब लिखना शुरू कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद वर्ड मिलेगा, अल्फाज मिलेगा लिखने के लिए। और आपको अगर लिखना नहीं आता है तो आप लोग ये क्वेश्चन देख कर उतार सकते हैं, और जब उतार लीजिएगा तो उसको याद कीजिएगा, और याद हो जाता है जब आपको, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा सर देखिए ये सब हम लिख लिए हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा और आपका इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना आप लोग को
जवाब, फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो है मौलवी साहब के यहाँ, मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। चूँकि उस ज़माने में मदारिस मदारिस यानी कि मदरसा का जमा मदारिस होता है, और कॉलेज का आज के तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज के तरह आम नहीं था। दूसरी बात ये कि उस ज़माने में ये रिवायत थी कि उमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। मतलब क्या है, उस ज़माना में फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो है मौलवी नज़ीर अहमद के घर तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे। इसलिए जाया करते थे कि उस ज़माने में मदरसा और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था। मतलब आज हर जगह जगह पे मदरसा है, जगह जगह पे कॉलेज है, उस तरह का इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था, मतलब बहुत दूर दूर है। और दूसरी बात कि उस ज़माने में ये भी रिवायत थी कि शागिर्द अपने उस्ताद के घर पर जाकर तालीम हासिल करें। को समझ चुके हैं, यही आप लोग को लिखना है, और अगर आप लोग पूरा समझ चुके हैं तो आपको याद करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में फिक्स हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और पूछता है, और जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम कवर करेंगे टोटल क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आपको कवर करेंगे, चाहे इस बार पूछे या ना पूछे। जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बता देंगे, आप लोग इस पर ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन हम टोटल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। तो जवाब आप लोग को इस तरह लिखना है, अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम, मतलब मशहूर शायर का जो कलाम था उसको पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई थी। हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। क्या मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा भी, ये हम आपको बताए थे ना, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी के तो जाते ही थे। एक दिन मिस्टर रज़ा भी गए थे, तो वही मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे नहीं, गए थे। एक दिन दीवान मतंबी पढ़ रहे थे, अशार में आराब ना होने की वजह से। एक दिन दीवान मतंबी शायर का नाम है, वो पढ़ रहे थे, अशार में आराब ना होने की वजह से, आराब मतलब रुकना होता है, वो ना होने की वजह से रज़ा मियाँ अशार को गलत पढ़ गए। इसी पर मौलवी नज़ीर अहमद चिराग पा हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और मियाँ रज़ा को दरस से खारिज कर दिया। यानी मौलवी साहब के जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और मियाँ रज़ा को अपने क्लास से भगा दिया था। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे समझिएगा। अरबी ज़बान के एक मशहूर शायर के कलाम मिर्ज़ा नज़ीर अहमद पढ़ा रहे थे, उसी दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है उसके साथ मियाँ रज़ा भी डिप्टी नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए एक दिन गए थे। दीवान मतंबी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मियाँ रज़ा जो है क्या पढ़ रहे थे, जिसमें गलती हुआ था, दीवान मतंबी। तो दीवान मतंबी पढ़ रहे थे, अशार में एराब ना होने की वजह से रज़ा मियाँ अशार को गलत पढ़ दिए थे। अशार किसको कहते हैं, शायर की जमा अशार। याद रखना है, आपको वाइज जमा में भी काम आएगा, और पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझे रहिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी पर मौलवी नज़ीर अहमद जो है चिराग पा हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और मियाँ रज़ा को अपने क्लास से भगा दिया। उम्मीद है अभी तक आप लोग को दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फ़रहतुल्लाह बेग शायर ख़्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन दिखिएगा, ज़्यादातर तो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, 5-6 साल का क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आप लोग सर्च कीजिएगा 2022 का आंसर की, 2023 का आंसर की, 2024 का आंसर की, इस तरह के तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप लोग देखिएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग शायर ख़्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। जवाब, फ़रहतुल्लाह बेग सर्फ़ व नहूम कमज़ोर थी। फ़रहतुल्लाह बेग की जो है सिर्फ़ व नहूम तो कमज़ोर थी ही, जिसके वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वह शायर ख़्वानी में इराब की गलतियाँ बहुत करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फ़रहतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी। मतलब क्या है, फ़रहतुल्लाह बेग को सिर्फ़ वह नहू तो कमज़ोर ही थी, जिसके वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ वो पढ़ने के लिए जाते थे, और वह शायर ख़्वानी में इराब की गलतियाँ बहुत करते थे। वैसे भी नज़म पढ़ने में फ़रहतुल्लाह बेग को दुश्वारी मतलब परेशानी होती थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मियाँ दानी शायर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे? मियाँ दानी जो है शायर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे, ये क्वेश्चन भी बराबर पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझना चाहिए,
और आप लोग गौर कीजिएगा, किसी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो उसका पहला चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। इसलिए आपको शुरू का 5-7 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, 5-7 नहीं, कम से कम 10 चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग अगर टाइम है तो पढ़िए, और ना टाइम है तो बस 1-2 बार पढ़कर छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह फिर भी आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो सवाल नंबर 4 का जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब, मियां अदानी शेर ख्वानी में एराब की गलतियां तो नहीं करते थे। मियां अदानी जो है शेर ख्वानी में एराब की गलतियां तो नहीं करते थे, क्योंकि एराब की गलतियां फरहतुल्लाह बेग करते थे। और मियां अदानी जो है शायर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियां अदानी शायर के बजाय नसर पढ़ रहे हैं। तो मियां अदानी जो है क्या गलती करते थे, शायर को नसर की तरह पढ़ देते थे, और फरहतुल्लाह बेग एराब की गलतियाँ करते थे। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आप लोग पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अंदर से भी पूछेगा, मतलब चैप्टर के कितना भी अंदर से पूछेगा। अगर आप लोग पूरा समझे रहिएगा तो आसानी से आपसे कवर हो जाएगा। तो मियां दानी जो है शहर के बजाय शहर दानी शायर के बजाय नसर पढ़ रहे हैं। हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या, मतलब रुका तो था, लेकिन झटकाव भी पड़ जाते थे, मतलब झटका देकर रुकते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियां दानी को कोफत रहा करते थे, मतलब डांटा करते थे, परेशान थे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था? ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखिएगा, पूरा समझे रहिएगा। कभी कभी होता है ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, तो आपको इतना नहीं लिखना है। अगर आप लोग पूरा समझे रहिएगा और आप लोग खुद से लिखिएगा तो थोड़ा सा बढ़ा कर लिखिएगा, ताकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिले। इसलिए आप लोग कहानी को समझिए, मतलब खाका जो है उसको समझिए, रटने के चक्कर में मत पड़िए। और अगर आपको लिखना कमज़ोर है, यानी कि आप अपने से बना कर नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के शुरुआत में ही हम अपना नंबर दे चुके हैं, उस पर आप लोग मैसेज कीजिए, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप उससे क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उसके बाद आप उसको याद कीजिएगा, फिर आप उसको फ़ोटो खींचकर मुझे दिखाना भी होगा। तो कैसे लिखना आप लोग को? जवाब, मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीक़ा ये था कि वह पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते और सुनते थे। क्वेश्चन क्या है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीक़ा था? तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीक़ा जो है वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते थे, मतलब किताब की लाइन को पढ़वाते थे और सुनते थे। अगर बच्चे सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपनी तलवार मिजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दरस से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे। फिर इबारत को दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। मतलब क्या है, मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीक़ा ऐसे थे कि मतलब सामने 2 बच्चा है मान लीजिए, उनके पास एक किताब है और एक मौलवी साहब के पास किताब है, तो बच्चे से इबारत पढ़वाते थे, मतलब वो किताब की लाइन को बच्चे के ही बोलते थे पढ़ने के लिए। अगर बच्चा जो है सही सही पढ़ देता तो ठीक है, और उसको गलत पढ़ दिया तो या तो वो गुस्सा में उसको भगा देते थे, या तो उसको डांट कर समझाते थे, या तो फिर उसको समझाने के बाद मतलब फिर उसको जब सही हो जाता है इबारत दुरुस्त, मतलब वो लाइन ठीक हो जाता था, उसके बाद ही इबारत की तशरीह, मतलब उसको समझाते थे, उसका खुलासा करते थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चैप्टर नंबर 1 का ही तवील सवालात है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अगर इसको समझ रहिएगा, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, एक बार तो बता दिए, अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं और कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से बना कर लिखें, ताकि आपका अच्छा नंबर मिले। अभी भी आपके एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, 7-8 महीना है। अगर आप लोग अभी से पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपको अगर लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो आप रोज़ एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को लिखिए, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो कैसे लिखना आप लोग को, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे, ये सवाल है आपका। जवाब आप लोग को इस तरह लिखना। जवाब, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा होते थे कि वह दरस के दौरान शागिर्दों से पहले किताब की इबारत पढ़वा कर सुनते थे। वही बात है जो हम आपको समझाए हैं, बार बार क्या समझाएंगे, हम सीधा सीधा पढ़ देते ताकि वीडियो भी लंबा ना बने। अगर तलबा गलत पढ़ देते या कहीं एराब की गलतियाँ कर देते थे तो मौलवी नज़ीर अहमद जो है इबारत को गलत पढ़ने को नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार देते थे। मलतून मिजाज थी, मतलब गुस्सा भी थे, और तलवा ऊपर से तलवा को गलत इबारत पढ़ना जले पर नमक का काम करते थे। मतलब तलवा जब गलत इबारत पढ़ते थे तो यानी कि जले पर नमक का काम करता था। किसी तालिब इल्म की गलत इबारत पढ़ने
या अरबी इबारत में गलत एराब लगाने पर वह इस कदर चिराग मतलब गुस्सा होते थे कि कभी कभी तलबा को दरस से निकाल दिया करते थे, जैसे मिस्टर रज़ा को निकाल दिया था। मौलवी नज़ीर अहमद के एक शागिर्द दानी मियाँ का क़िस्सा है कि क्या कहा जा रहा है, मौलवी नज़ीर अहमद के साहब के एक शागिर्द दानी मियाँ मतलब मियाँ दानी का क़िस्सा है। यह अभी आपको हम बता चुके हैं, अब सीधा हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ज़्यादा अगर समझाने के चक्कर में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा तो समझा ही दिए, आप लोग पूरा पढ़िएगा तो आपका पूरा लफ्ज़ स्टॉक हो जाएगा। इन्होंने दीवान मुतम्बी पढ़ने के दौरान मुतम्बी के अशार को कुछ इस तरह पढ़ा कि गोया शायर नहीं नसर पढ़ रहे। मतलब मियाँ दानी का क़िस्सा है, उन्होंने जब दीवान मुतम्बी के दौरान के मुतम्बी अशार को पढ़ रहे थे तो कुछ इस तरह पढ़ दिया कि गोया शायर नहीं है, नसर पढ़ रहे हैं। मौलवी साहब एक दौर अशार तक तो खामोश था, मतलब एक दो अशार तक तो खामोशी से सुनते रहे। मौलवी साहब जो है एक दो अशार था आसानी से सुनते रहे। तीसरे शायर में भी जब मियाँ दानी ने वही गलती दोहराई तो मौलवी नज़ीर अहमद के गुस्सा की इंतहा ना रही। मतलब दो गलती तक तो मौलवी साहब चुपचाप सुनते रहे, और जब तीसरी बार भी वही गलती की तो मौलवी साहब के गुस्सा का इंतहा ना रही, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वह मियाँ दानी पर तो इस कदर नाराज़ हुए कि इसको दरस से निकाल कर ही दम लिया। फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो दूसरे दिन उसे दरस में शामिल किया। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि मियाँ दानी को दरस से निकाल दिया था, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो दूसरे दिन फिर उसे अपने दरस में शामिल किया। एक दूसरे शागिर्द रज़ा का भी यही अंजाम हुआ। मतलब एक दूसरे शागिर्द, पहला शागिर्द क्या था मियाँ दानी, और दूसरा का जो है मियाँ रज़ा। एक दूसरे शागिर्द जो मियाँ रज़ा है उसका भी यही अंजाम हुआ यूँ के दीवाने मुतम्बी ही पढ़ रहे थे। मतलब हुआ यूँ के मिस्टर रज़ा भी दीवाने मुतम्बी ही पढ़ रहे थे, और मियाँ दानी वाले दरस में ही जब मियाँ दानी ने गलत अरबी शायर को गलत पढ़ दिया तो मियाँ रज़ा को इबारत पढ़ने का हुक्म हुआ। मतलब मियाँ दानी के ही क्लास में थे, और जब मियाँ दानी जो है अरबी शायर को गलत पढ़ने लगा तो मियाँ रज़ा पढ़ने का हुक्म हुआ मौलवी साहब की तरफ से। मौसूफ़ मतलब मिस्टर रज़ा ने शायर को मियाँ दानी से तवील नसर बना दिया। मतलब मौसूफ़ ने मिस्टर रज़ा जो थे वो शायर को मियाँ दानी से भी तवील मतलब लंबा नसर बना दिया। मौलवी साहब को भुलाता कहाँ थी, उन्होंने फ़ौरन मियाँ रज़ा को सलाह दिया कि तुम मेरा मशवरा कबूल करो। मतलब मौलवी साहब इतना गुस्सा हो गए कि वह फ़ौरन मियाँ रज़ा को बोले तुम मेरी सलाह मानो, मेरा मशवरा कबूल करो, और कल से मेरे यहाँ आना बंद कर दो। मतलब मौलवी साहब बहुत गुस्सा हो गए और बोला मेरा मशवरा कबूल करो और कल से मेरे यहाँ आना बंद कर दो। ये सुनकर मियाँ रज़ा जब यह बात सुनते हैं तो मियाँ रज़ा पर शर्मिंदा हो गए। मियाँ रज़ा जो है शर्मिंदा हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा गए थे, पज़मुर्दा हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा शर्मा गए थे। तब मौलवी साहब ज़रा नरम हो गए और कहा कि तुम हमेशा के लिए, मतलब जब मियाँ रज़ा बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और शर्मा गए थे, जाहिर सी बात है जब किसी का बेइज्जती होता है क्लास में तो उसको शर्म महसूस होता ही है। तो मौलवी साहब थोड़ा सा नरम हुए, मतलब गुस्सा को शांत किए और फिर कहा कि हमेशा के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मेरा मशवरा है कि 10-15 दिन शाम को काली जान उस्ताद के दर्स में शामिल हो जाया करो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कहा जाएगा मौलवी नज़ीर अहमद मियाँ रज़ा को किसके क्लास में 10-15 दिन के लिए कहे थे कराओ, तो काली जान 15 दिन के लिए शाम को काली जान याद रखना है, काली जान को उस्ताद से दर्स में शामिल हो जाया करो। ये किसने कहा था, मौलवी नज़ीर अहमद कहे थे, किससे, मियाँ रज़ा से, ताकि नसर और नज़म के दरमियान फ़र्क को समझ सको और शायर से कुछ मुनासिबत हो जाए। मतलब इसलिए बोल रहे हैं ताकि नसर और नज़म में क्या फ़र्क है वो भी आप समझ सको और शायर से कुछ मुनासिबत हो जाए। वरना तुम जिस तरह यहाँ शायर पढ़ते हो गोया वो अशार के गले पर छुरी फेरने के मुतरादिफ है। यानी कि तुम जैसे जिस तरह से शायर पढ़ते हो गोया वो अशार पर, मतलब शायर का जमा अशार होता है तो शायर पर गले पर छुरी फेरने के बराबर है। इस तरह मियाँ रज़ा बहुत शर्मिंदा हुए और मौलवी साहब के यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया। इस तरह मौलवी मियाँ रज़ा जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए और आखिरकार मौलवी साहब के यहाँ जाना छोड़ दिया। मुख्तसर मतलब छोटी ये कि मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में बहुत सख्ती करते थे। मौलवी साहब जो थे बच्चे को पढ़ाने में बहुत सख्ती क्या करते थे। जब तालिब इल्म इनकी सख्ती को झेल जाता तो मौलवी साहब के यहाँ से कंदन बनकर निकलता था। मतलब जब तालिब इल्म जो है मौलवी साहब का सख्ती को झेल लेता था तब एक सोना जैसे मतलब बहुत ही बेहतरीन बनकर निकलता था। जैसे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग मौलवी साहब का सख्ती झेल लिए थे तो आज एक खाका निगार है जिसके खाका को हम अभी पढ़ रहे हैं।
तो उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है, जो सख्ती को झेल जाता तो मौलवी साहब के यहाँ से कंदन बनकर निकलता था। दरअसल तदरीस के दौरान सख्ती करना मौलवी साहब का शख्सियत का ज़ाहिरी पहलू था, वरना हकीकत ये है कि वो अंदर से बिल्कुल नरम मिजाज वाक़ थे। मतलब क्या कहा जा रहा है, दरअसल ऐसी बात है कि मौलवी साहब जो है इतना शख्सियत ज़ाहिरी का पहलू था, मतलब दरस के अंदर दरअसल तदरीस मतलब पढ़ाने के दौरान सख्ती करना मौलवी साहब की शख्सियत का ज़ाहिरी पहलू था। मतलब ये करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ताकि बच्चा सही रास्ता पे आए और सही से पढ़ सके। वरना मौलवी साहब का जो अंदर से बिल्कुल नरम मिजाज है, ज़ाहिरी सख्ती मतलब दिखाना सख्ती भी तदरीस के मामले में इनके अखलास का मज़हर था। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखते 25 मिनट का हो गया है, इसलिए आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कवर कर लेते हैं। अगर टाइम बचता है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको हम कवर करा देंगे। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इसको ले सकते हैं और आसानी से आप लोग रीड करके समझ सकते हैं, क्योंकि हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराते हैं तो उसमें समझा ही देते हैं। उसके बाद जब ये क्वेश्चन मतलब वीडियो शुरू किए थे तो वहाँ पर भी आपको शॉर्टकट में पूरा खाका समझा दिए थे, मतलब पूरा कहानी समझा दिए थे। इसलिए आप लोग खुद से भी पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फ़रतुल्लाह बेग के खाका निगारी के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा और 2 नंबर भी पूछेगा। अगर आप लोग पूरा तवील सवालात मतलब एक लॉन्ग सवालात को समझ लेते हैं, यानी कि उसका पूरा जवाब समझ लेते हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको इस तरह लिखना है, जवाब उर्दू के नसर अदब पर गौर करने से पता चलता है कि नाविल, अफसाना, तज़करे और दास्तानों के शिकम से ही खाका निगारी की पैदाइश हुई है। मतलब क्या है, उर्दू नसर के अदब पर गौर करेंगे तो पता चलता है नाविल और अफसाना सबसे ही दास्तानों के शिकम से ही खाका निगारी की पैदाइश हुई। मज़कूरा नसरी असनाफ़ में भी किरदार निगारी के मरहला में अक्सर व बेशतर किरदारों का खाका पेश करने की रिवायत रही है। इन्हें मकामात में खाका निगारी की इब्तदाई शक्लें दस्तयाब हुए, जैसे अदबा ने आगे चलकर एक आज़ाद सिनफ के तौर पर फ़रोग़ दिया। अब नाविलों और अफसानों के साथ साथ अलग से भी दफ्तर तादाद में खाका के दस्तयाब है। उर्दू में खतूत, गालिब और आब हयात में मुख्तलिफ़ शख्सियात के ताल्लुक़ से ऐसे नसर पारे मिलते हैं जिन्हें खाकों के सिलसिला में इब्तदाई तहरीर तस्वुर करना चाहिए। मतलब क्या है, उर्दू में खतूत, गालिब का खतूत जो है उसमें और आब हयात में मुख्तलिफ़ शख्सियात मतलब अलग शख्स के बारे में ऐसे ताल्लुक़ के नसर के पारे मिलते हैं जिन्हें हम खाकों के सिलसिले में इब्तदाई तहरीर करना तस्वुर करना चाहिए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के उन्वान से लिखा है। मतलब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का एक खाका लिखा, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिसका उन्वान यानी कि टाइटल क्या था वो यही, मतलब डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिसे खाका निगारी की तारीख में शाहकार तस्वुर किया जाता है। ये एक बाज़ाब्ता नसरी सिनफ की हैसियत से फ़रतुल्लाह बेग के इस खाका को उर्दू खाका निगारी की तारीख़ में पहला खाका अगर तस्लीम कर लिया जाए तो बेजाना ना होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है, फ़रतुल्लाह बेग की इस खाका को यानी कि डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी जो खाका है उसको खाका निगारी की तारीख़ में अगर उर्दू का पहला खाका निगार भी तस्लीम कर लिया जाए तो कोई गलत ना होगा। इन्होंने नज़ीर अहमद का खाका लिख कर गोया उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली है। इन्होंने मतलब फ़रतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद का खाका लिख कर गोया इन्होंने उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाली है। आज खाका को नसर अदब की एक दिलकश सिनफ में शुमार किया जाता है। आज खाका को जो है नसरी अदब में एक दिलकश सिनफ में शामिल किया जाता है। इसका फ़न गज़ल और अफसाने के फ़न से बहुत मुशाबिहत रखता है। मतलब इनका फ़न गज़ल पूरा जो है अफसाने से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता रहता है। मुशाबिहत मतलब मिलता जुलता। खाका ना सीरत निगारी है और ना स्वाह उमरी है। खाका जो है ना सीरत निगारी है ना स्वाह उमरी है। ये दरअसल किसी दिल आवेज़ शख्सियत की एक धुंधली सी तस्वीर है। जैसा कि हम आपको बताए शुरू में, अगर आप मेरे ऊपर खाका लिखना चाहते हैं तो आप मेरा पूरा बात मतलब क्या हम पूरे ज़िंदगी में किए उसको नहीं, बस कोई एक अच्छा बात लिख दीजिएगा तो उसको ही खाका कहते हैं। तो यही है, ये दरअसल किसी दिल आवेज़ मतलब किसी अच्छे इंसान के बारे में धुंधली सी तस्वीर। इसमें ना इनकी ज़िंदगी के अहम मतलब जिसमें इनकी ना ज़िंदगी की अहम यानी कि मेन वाक़यात की गुंजाइश है और ना ख़ास तारीख़ियों की और ना ही ज़्यादा तफसील की और ना ही कुछ ज़्यादा लंबा ज़िक्र की। खाका निगारी ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखती हो
और वो उन्हें दिलचस्प और दिलकश अंदाज में बयान कर दे। तो यही खाका है। फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के शागिर्द रशीद थे। मतलब फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। इस खाका में फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के अहवाल बयान किए। मतलब पूरा खाका तो आपको बता ही दिए। इस खाका में नज़ीर अहमद से फ़रहतुल्लाह बेग जो है तालीम हासिल करने के पूरा बात बताए हैं। किस तरह फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर तालीम हासिल करने जाते थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने यूँ तो बहुत से मज़ाहिया मज़ामीन लिखे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है बहुत सारे मज़ामीन भी लिखे हैं। अदबा और शअरा के हालात कलमबंद किए, शायरी भी की, लेकिन इनके शोहरत का असल दारो मदार इनके बेमिसाल खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी पर मुख्तसर है। मतलब ये बहुत सारे अफसाने लिखे और बहुत सारे खाके भी लिखे, लेकिन इनका असल दारोमदार जो है इनके बेमिसाल खाका जो आप लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, इनकी मुख्तसर है, मतलब ख़ास है। इस खाके को पहले मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू के रिसाला उर्दू ने शुमार जुलाई 1927 ईस्वी में शाये किया था। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी जो खाका है कब शाये हुआ था, तो 1927 ईस्वी, जुलाई 1927 ईस्वी। और कहाँ से? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला से। ये खाका जो है ना सिर्फ ये कि फ़रहतुल्लाह बेग का बल्कि उर्दू के बेहतरीन खाकों में शुमार किया जाता है। ये खाका जो है बस फ़रहतुल्लाह बेग का नहीं बल्कि उर्दू में सबसे बेहतरीन खाका में शुमार किया जाता है। अगर आप लोग इतना भी लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लोग आगे लिखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा फूल वालों की सैर भी इनकी यादगार मज़ाहिया तहरीर है। फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के उन्वान से 7 जिल्दों में शाये है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करा रहे थे वहाँ पर हम बता चुके थे फ़रहतुल्लाह बेग की मज़ामीन फ़रहत जो है 7 जिल्दों में शाये हो चुके हैं। मुख्तसर ये खाका में बेक वक्त खुद नश्त स्वा यादनिगारी इंशाइया और अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा शामिल होते हैं। खाका निगार का कमाल ये है कि उनके तमाम असनाफ़ की दायरा कार को समझते हैं। खाका निगार का कमाल ये है कि उनके मतलब उन तमाम असनाफ़ मतलब जिसके ऊपर खाका लिखेंगे उसकी पूरी कहानी को समझते हुए और अपने खाकों के लिए हदूद मुतय्यन करते हुए, मतलब अपने खाकों के लिए फ़िक्स बातों के लिए बेहतरीन खाका वही तस्वीर किया जाएगा जिसमें सुहाब पर चश्मदीद वाक़यात, शख्सियत के दिलचस्प पहलू और साहिब खाका के असल कदीर कीमत का तयीन हो। मतलब बेहतरीन खाका उसको हम समझेंगे जैसे कोई शख्स के बारे में खाका लिखे, जैसे नज़ीर अहमद के बारे में खाका लिखा गया था, उसका बेहतरीन पहलू जो था उसको लिख दिया और दिलचस्प पहलू है इसी को बेहतरीन खाका का तयीन किया जाएगा, मतलब शामिल किया जाएगा। खाका निगारी इन तमाम हिस्सों में तवाज़ुन कायम नहीं कर सकता है तो इसकी कामयाबी पर सवालिया निशान लग जाएगा। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के खाकों में मज़कूरा बाला तो अज़न बहुत हद तक पाया जाता है, लेकिन इस लिहाज से फ़रहतुल्लाह बेग एक कामयाब खाका निगार कहा जा सकता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और उम्मीद है अगर आप इसे समझ लेते तो आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग पूरा वो चैप्टर पढ़ लेते तो आपका मज़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग का क्लियर हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, दर्द दिल इक़्तिबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए। मतलब नीचे कुछ लाइन दे दिया आपके खाका से, उसकी रोशनी में जवाब देने के लिए बोल रहा है। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा इस वक्त तक हम तो नहीं जाते और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। मतलब ये लाइन लिख दिया और कहता ये है कौल किसका है, मतलब ये बात किसका है, मतलब आपके खाका में ये बात किसने कहा था। तो ये बात जो है फ़रहतुल्लाह बेग ने कहा था, वही आपको इस तरह लिखना है। जवाब ये कौल किसका है सवाल था, तो जवाब आपको लिखना है ये कौल मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का है, क्योंकि नज़ीर अहमद जब उसको भगा रहे थे अपने दरस से तो वो ये कौल कहे थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, इस कौल में धक्के देने की बात क्यों गई है। मतलब वही कौल में यही बात जो है इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई। मतलब कहा गया ना जब कोई धक्के ना देकर, तो धक्के देने की बात क्यों कही गई ये आपको लिखना है। तो जवाब इस कौल धक्के देने की बात इसलिए कही गई है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के चहीते शागिर्द थे। वो जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा मसनवी है, मतलब उसका उस्ताद का गुस्सा थोड़ी देर के लिए है। वो सिर्फ इल्म के शौक़ को आज़माने के लिए तालिब इल्म को जानने के लिए कहते थे। दूसरी बात कि वो नज़ीर अहमद के सामने ढेठ भी हो गए थे। मतलब दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि वह नज़ीर अहमद के सामने ढेठ हो गए, मतलब ढेठ तो आप लोग समझते ही है। अगला क्वेश्चन आपका है, दर्ज दिल इक़्तिबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए,
उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा, अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पंध छोड़ दो। मतलब नज़ीर अहमद कह रहे हैं खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। मतलब ये आपके खाका का एक इबारत है। आपको आप क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, ये कौल किसका है, तो ये कौल जो है नज़ीर अहमद का है। तो आप लोग को इस तरह लिखना जवाब, ये कौल नज़ीर अहमद का है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा ये बात किससे कही गई है, तो ये बात जो है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग से कही गई थी। और फिर इसी तरह अगला पॉइंट रहेगा किस इस कौल में किस से छुटकारा पाने की बात कही जा रही थी। तो इस कौल में जो है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग से छुटकारा पाने की बात कही जा रही थी। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट आप लोग का है ये कौल में इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है। मतलब ये कौल जो है उसमें कौन किसका उस्ताद हो जाता है। तो आप लोग इस तरह ये कौल में जो है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। मतलब नज़ीर अहमद कहते हैं न, देखिए तुम जैसे शागिर्द किसी के नहीं हुए, शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। मतलब नज़ीर अहमद कह रहे हैं तुम शागिर्द क्या हो, शागिर्द उस्ताद के उस्ताद हो गए। तो वही बात है, ये कौल में किसका उस्ताद हो जाता है, तो ये कौल में मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। लेकिन आपके अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा नज़ीर अहमद फ़खरुल्लाह बेग के कौन थे, तो नज़ीर अहमद ही उस्ताद में टिक कीजिएगा, ये कौल के हिसाब से मत टिक कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग का है मिट्टी का तेल, जो एक मजमून है जिसके मुसन्निफ़ ख्वाजा असर निज़ामी है, जिसको बेहतरीन तरीके से हम लाइन वाले ने एक्सप्लेनेशन तो करा ही दी है। अब इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका सब्जेक्टिव। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।